चलिए आज चलते अपने नए टॉपिक की तरफ। आप लोगों को पढ़ा रही थी मैं टीजीटी पीजीटी ड्राइंग का चल रहा था। टॉपिक था हमारा, इसमें डेफिनेशन हो गई थी, पहले चैप्टर की क्वेश्चन आंसर हो चुके थे और इसकी डेफिनेशन हो चुकी थी पहले चैप्टर में। अब शुरू होता है हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है। तब उसमें अब शुरू करते हैं हम। हमारा सेकंड चैप्टर है, यह है सेकंड चैप्टर। चैप्टर 2, इसका नाम है प्रागैतिहासिक काल की कला। प्रागैतिहासिक काल की कला, ये इसका टॉपिक है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है ऑनलाइन आ जाएं और इसे देखें। ऑनलाइन क्या आ जाए, मैं ऑनलाइन तो लाइव तो चल नहीं रही हूँ, तो ये बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ कि आप लोग जो भी ड्राइंग की क्लास मेरी देखते हैं प्रॉपर, और जो स्टूडेंट हैं वो विशेषकर इस जो टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर का, इस पर ध्यान दें। और अच्छा लगा मुझे ये जान के कि मेरे जो है सब्सक्राइबर धीरे धीरे सब्सक्राइबर और लाइक्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लाइक्स तो अभी भी कम कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है धीरे धीरे बढ़ गए हैं। कल के अपेक्षा कम से कम 10 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से ही अगर डेली अगर प्रोग्रेस होती रही तो बहुत जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 50-100 के ऊपर पहुंच जाएंगे और मुझे लाइव क्लास लेने का मौका बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट अगर ऐसे ही रहा तो अपनी क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, पहले ही टॉपिक पर दिया हुआ है, कला की उत्पत्ति एवं विकास। कला की उत्पत्ति कैसे हुई और कला की उत्पत्ति के साथ साथ उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब उसका विकास कैसे हुआ। तो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, ठीक है। तो हमने ये मेन पॉइंट छाट के रखे हैं, बहुत ही लेंथी और बड़ा लिखा हुआ था, मैंने इसे शॉर्ट करके इसको जो है नोट्स बनाए हैं, काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने में। तो देखिए पहला हमारा टॉपिक में दिया हुआ है, पहला ये दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है कि आदि मानव के जन्म और विकास के साथ ही कला शब्द की उत्पत्ति हुई। आदि मानव ने जब जन्म लिया था, जब आदि मानव का जन्म हुआ था, जन्म के साथ ही हमारे विकास के साथ साथ ही कला शब्द की उत्पत्ति शुरू हो गई थी, कला का विकास शुरू होने लगा था, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये बन गया कि अगर क्वेश्चन आता है कि किस काल मतलब किस समय से जो है कला का उत्पत्ति शुरू हो गई थी, तो आदि मानव के जन्म के विकास से, जन्म के काल से ही इसकी जो है कला की उत्पत्ति शुरू हो गई थी। मतलब जैसे ही आदि मानव ने जन्म लिया, इसके बाद उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वैसे ही हमारी कला का जन्म होने लगा था धीरे धीरे करके। तो उस समय जो हमारी कला थी वो इतनी विकसित नहीं थी मानवों की, लेकिन क्या क्या था उस समय की कला में, वो चीज़ इसमें इस चैप्टर में बताई गई है। देखिए ध्यान से, मानव प्रकृति की बनाए हुए गुफाओं में, मानव प्रकृति द्वारा जो नेचर द्वारा बनाई गई जो गुफाएं थी, वो मानव पहले तो ज्ञान नहीं था किसी चीज़ का, ना रहने का, ना खाने का, ना पीने का। तो मानव क्या था, पहले तो ऐसे ही घास फूस के जंगलों गुफाओं में रहता था, ठीक है। तो प्रकृति के बनाए हुए गुफाओं में, प्रकृति यानी नेचर के बनी हुई गुफाएं जो थी, गुफाओं और जंगलों के खुले मैदानों में रहता था। ये तो स्पष्ट है कि आदि मानव जो था वो कैसा था, खुले मैदानों में रहता था। उस समय इतना डेवलप नहीं था, जहाँ पर शैल खंड हो, यानी शैल माने पत्थर के जो टुकड़े थे, खंड थे, पत्थरों के टुकड़ों हम हड्डियों हम कोयले से बनी हुई हड्डियाँ, पत्थरों के टुकड़ों से हड्डियों हम कोयले की सहायता से शैल खंडों में अपना मनोभाव, मतलब पत्थरों में जो है कोयले से, कोयला था पहला, तो एक कोयला था उसके पास, हड्डियों
हड्डियों के टुकड़े थे, शैलखंड यानी बड़े बड़े जानवर मर जाते थे, वहीं जंगल पे दफन हो जाते थे, खाते थे, मारते थे, उन्हीं को मार के खाते थे। तो जो थे तो हड्डियों, उनकी जो हड्डियाँ होती थी जानवरों पशुओं की, और कोयला था जो वहाँ का, जो नेचर का जो कोयला वहाँ से मिलता था, और कुछ तो था नहीं वहाँ पे कि वैसा कोई चौक वगैरह का डेवलप हो गया था उस समय। तो कोयले की सहायता से वो शैलखंड यानी पत्थरों के टुकड़े में क्या करता था, अपने भावों को उकेरता था, अपने मनोभावों को उकेरता था। ठीक है, कुछ भी लाइन खींचता था, कुछ भी करता था, मतलब उसको बनाता था या उकेरता था या कुरच के बनाता था। शैल पत्थर, उसको पत्थर में रगड़ के बनाता था। कुछ चित्रकारी ऐसे हल्की फुल्की से ऐसे करता था, कुछ भी करता था, तो उसे चित्रकारी रूप दे दिया गया था, जिसे प्रागैतिहासिक चित्र या आदिम चित्र कहा गया था। इन्हीं चित्रों को जो ऐसे उकेर कर बनाया था उसने, जैसे जानवर का चित्र है, कहीं किसी का ऐसे उकेर के बनाया उसने, औजार बनाए, तो उसे क्या है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला कहा गया। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है कि आदिकाल की चित्रकला का समय कितना था। आदिकाल की जो चित्रकला चली थी उसका समय कार्यकाल कितना था, 30,000 ईसा पूर्व से चला। ये 30,000 से शुरू हुआ था समय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये ईसा जरूर पूछता है कि कब से कब तक चित्रकारी का काल समय, आदिकाल में जो है प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला थी उसका काल कब से कब सब तक चला था। तो 30,000 से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक ये जो है चलता रहा। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। 20 से 25 करोड़ पहले, मतलब 20 से 25, आज से लेके 20 से 25 साल पहले इस जो है क्या हुआ था, जीवन की उत्पत्ति हो, यानी कि जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी उस समय। तो क्या था, इसके विकास के प्रमुख, मतलब आज से लगभग 20 से 25 करोड़ पहले जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसके साथ ही प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का डेवलप हुआ। इसका कार्यकाल 30,000 से लेकर 50,000 तक माना गया। और इसमें क्या था, मानव क्या करता था, शैलखंडों के टुकड़ों, हड्डियों और कोयले की सहायता से जो है पत्थरों पर अपनी जो है चित्रकारी और मनोभावों को उकेरा करता था, जिसे हम कला कहते थे। और वहीं पर ही कला का या कलाकृतियों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उत्पत्ति हुई, जिसको कहते हैं उनका कला का जन्म हुआ वहीं से। ठीक है, अब इसके बाद उसका उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति के बाद अब चलता है विकास की तरफ। तो हम अब इसको कितने भागों में, तो इसको जब देखा गया इसको कि किस तरह से ये डेवलप हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने इसको विकास को 4 खंडों में विभाजित कर दिया था। पहला क्या था, एलोजोइक युग। पहले युग को क्या कहा गया था, एलोजोइक। 4 खंडों में विभाजित कर दिया गया। इसे क्या कहा गया था, पहले खंड को कहा गया एलोजोइक, एजोइक पहला खंड युग कहा गया। सेकंड युग जो था उसे पोलोजोइक कहा गया। फिर इसके बाद थर्ड को मोनोजोइक कहा गया। फोर्थ को सीनोजोइक युग कहा गया। एक युग में डिवाइड कर दिया गया कि ये कौन कौन सा युग है, क्योंकि उसमें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड था प्रागैतिहासिक काल के बारे में बहुत ज़्यादा जानना, उसके विषय में समझना, तो उसको काल के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो पहले से एजोइक युग, पोलोजोइक युग, मोसोजोइक और सीनोजोइक युग में बांट दिया गया। 4 युगों में बांट दिया गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। अब जब ये कला की उत्पत्ति हो गई, उसका उत्पत्ति के साथ साथ जब ये जो युग चले, इसके साथ साथ डेवलपमेंट शुरू हो गया। ड्राइंग यानी कला का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो जब डेवलपमेंट शुरू हो गया तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या रखा गया, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। इसका नाम रख दिया गया था प्रागैतिहासिक काल की कला या चित्रकला। ठीक है, प्रागैतिहासिक माने माने प्राचीन, गैतिहासिक माने इतिहास, गैतिहासिक प्राचीन, इतिहास की कला, प्राचीन समय की कला, प्रागैतिहासिक प्राचीन इतिहास की कला, या जो प्राचीन इतिहास के काल की कला जिसे कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक इसे कहेंगे प्राचीन। माने होता है प्राग माने होता है प्राचीन, और ऐतिहासिक मतलब हो गया क्या, इतिहास, प्राचीन इतिहास का काल और उसकी कला। ठीक है, अब ये देखिए डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है, हमारी पॉइंट नया शुरू हो रहा है। प्रागैतिहासिक काल का समय मानव जन्म की लंबी अवधि से माना जाता है। जब मानव ने जन्म लिया उसके काल से की लंबी अवधि से
प्रागैतिहासिक काल चला। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जो है मानव जन्म की लंबी अवधि से चलता आ रहा है। संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल चरणों को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। इन काल चरणों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को संपूर्ण, अगर क्वेश्चन आए कि प्रागैतिहासिक काल चरणों को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में, 3 चरणों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया, डिवाइड किया गया। पहला क्या है, पूर्ण पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल ये 30,000 ईसा पूर्व से लेके 25,000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, ये पूर्व पाषाण काल ये बोला गया। पूर्व पाषाण यानी पहले का युग, या जिसे कहते हैं पुरातन प्रस्तर युग, इसे पुरातन प्रस्तर युग भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि पूर्व पाषाण काल को क्या कहते हैं या पुरातन प्रस्तर युग किसे कहते हैं, तो पूर्व पाषाण काल को ही पुरातन प्रस्तर युग कहते हैं। सेकंड आता है मध्य पाषाण काल। ये 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 10,000 तक चला था। ठीक है, आज गला खराब है। ये चला 10,000 ईसा। इसे क्या कहते हैं, मध्य प्रस्तर युग इसे कहते हैं। अब मध्य प्रस्तर युग, इसे ही मध्य प्रस्तर युग कहेंगे या इसे कहेंगे मध्य पाषाण युग जी किससे कहते हैं। पाषाण माने होता है, क्या होता है, प्राचीन काल जिसे कहते हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को क्या कहेंगे, उत्तर पाषाण काल को कहा गया था, क्या कहा गया था, उत्तर पाषाण काल को 9 युग काल कहा गया। इसे ही 9 युग काल कहते हैं, या इसे 9 प्रस्तर युग भी कहते हैं। इसे 9 प्रस्तर युग भी कहते हैं। तो ये क्या कहाँ से चला था, उत्तर पाषाण काल या 9 पाषाण काल। पहले तो पूर्व पाषाण काल में डेवलप हुआ, इसके बाद 9 पाषाण काल काफ़ी लंबा चला। 9 पाषाण काल में ही विभिन्न प्रकार की कलाओं का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। ये 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक ये चला था। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या थी, पहले में क्या खासियत थी, पहले में खासियत क्या थी कि इसमें जो था, पहले पॉइंट में कि पूर्व पाषाण काल जो था ये 30,000 ईसा पूर्व से लेके 25,000 ईसा पूर्व दो इसमें क्या था, पुरातन प्रस्तर युग। आज बोलने में दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, कल वीडियो इसलिए बना नहीं पाई थी। इसमें क्या था, पहली बात तो इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था, इसमें पत्थर जो थे, पत्थर की हड्डियों, लकड़ी, औजारों और मोटे भद्दे सिंधु जो हैं इसमें बनते थे। पत्थर के, हड्डियों के, लकड़ी के औजार इसमें बनते थे, इसमें बनाए गए थे। पूरा पाषाण काल में आदिमानव ने जो बनाए थे वो ये थे। ठीक है, फिर इसमें भद्दे औजार बने थे। सिंधु नर्मदा नदियों का इसमें और विभिन्न प्रकार की घाटियों का इसमें निर्माण हुआ, यानी कि इनका ज्ञान हुआ। नर्मदा नदी, सुंद नदी, इन सब नदियों और घाटियों का, और इनका डेवलपमेंट कहाँ पे मिला था, कहाँ उड़ीसा में मिला, मैसूर, मद्रास, कश्मीर में इनका मिला था। और शिकारियों आखेटों का जो है चित्रण पूरा पाषाण काल में इसी युग में मिला था। पूरा पाषाण काल, पुरातन प्रस्तर युग के जो है चित्रकारी जो है हमें कहाँ मिली थी, मैसूर, मद्रास, कश्मीर में, और नर्मदा नदी, सिंधु घाटियों में। और किस तरह की कला थी यहाँ पर, पत्थर के बने हुए थे, पत्थर में उकेरे गए थे, हड्डियों से बनाए गए थे, लकड़ी के पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार बनाए गए थे, और मोटे भद्दे होते थे। इनके जो औजार थे पत्थर के, लकड़ी के और मोटे भद्दे औजार इसमें बनाए गए थे। ठीक है, इसमें जो था लकड़ी काट के, छील के, वो मोटे भद्दे से हथौड़ा टाइप में बना लेता था कि किसी तरह का मारने के लिए नुकीला तरच लिया उसको पेड़ की और नोकी टाइप में बना लिए, तो वो उस तरह का पत्थर था, पत्थर को ही घिस लिया उसको और उसको नोकीला बना लिया, और वो उसका औजार का काम करता था। चीरने फाड़ने का कार्य करता था, मांस को जो है चीरता था, फाड़ता था इसी के ज़रिए।
तो इस समय जो है था पूर्व पाषाण काल या पूरा पुरातन प्रस्तर युग में जो था भद्दे औजारों का निर्माण हुआ। मध्य प्रस्तर युग में यानी कि मध्य पाषाण काल में क्या था कि मिट्टी के बर्तन बनने लगे। अब इसमें इसको डेवलप हो गया धीरे धीरे, तो इसने क्या किया, मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। उसने बड़े बड़े सुडौल और ज्यामितीय आकार देना शुरू किया उनको। कोई भी चीज़ थी उससे अच्छा आकार देना शुरू किया। पहले तो टेढ़े मेढ़े पेड़ों में जो है बना लेता था। अब जो है लकड़ी को पकड़ने के लिए, लकड़ी हथौड़ा बनाने के लिए वो जो क्या करता था कि लकड़ी को नीचे मोटा रखता था, ऊपर पतला रखता था ताकि उसे पकड़ने में दिक्कत ना हो। उसमें जो है लोहे का और इस तरह की मिट्टी के बर्तनों का इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों को बढ़ाना, सुडौल और ज्यामितीय आकार देने लगा, उसको अच्छा आकार देने लगा और सौंदर्य, इसमें सुंदरता भी आने लगी थी। मध्य प्रस्तर युग के जो औजार थे उसमें सुंदरता आने लगी। फिर ये इसके जो थे ये औजार कहाँ कहाँ से मिले हम लोगों को, मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंधु, जम्मू कश्मीर में इसकी जो है ये हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। काहे के इन मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग के चित्रकारी के हमें जो हैं प्रमाण मिलते हैं। फिर उत्तर पाषाण काल क्या था या नव पाषाण काल से कहा गया या नव प्रस्तर युग। इसमें क्या था, पशुपालन सीख गया, कृषि धंधों को करना सीख गया था और भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। भय पर विजय और सौंदर्य भाव को जो है बढ़ावा देना शुरू कर दिया था उसने, सुंदरता को बढ़ावा देने लगा था, पशुपालन करने लगा था और इसमें कृषि धंधों को डेवलप करने लगा था। तो मतलब धीरे धीरे करके इस युग में जो था जैसे जैसे होता गया समय, तो ये क्या था, ये अपना जो है अपनी कला को बढ़ाने लगा था, धीरे धीरे उसका डेवलप होने लगा था, पशुपालन करने लगा, जानवरों को पालने लगा, उनकी उपयोगिता समझने लगा, उद्योग धंधे खोलने लगा और भय पर विजय प्राप्त करने लगा, सुंदर सुंदर चीज़ों का निर्माण करने लगा, रहने लगा घर बनाकर। तो इस तरह से उसने जो है अपना जीवन यापन शुरू कर दिया था। पेड़ पौधों की पत्तियों और रंगों को समझने लगा कि ये क्या है, किस तरह का है, इनका कहाँ उपयोग किया जाए, ये समझने लगा धीरे धीरे। फिर हमारा आया क्या शुरू हुआ, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज में इसके प्रमुख स्थल। अब से प्रागैतिहासिक काल का काल शुरू हो गया, तीनों काल शुरू हो गए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब जो है अब इसका डेवलप कैसे हुआ, प्रागैतिहासिक काल, तीनों काल कैसे डेवलप हुए धीरे धीरे। तो ये देखिए उसमें दिया है प्रागैतिहासिक काल के चित्र किस तरह के थे वहाँ पर। अब और इसके स्थल कैसे थे, स्थलों में क्या बना था, कहाँ कहाँ पर इसके स्थल थे और क्या क्या बना था। अब इसके बारे में आप देखिए कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज, ठीक है, और उनके प्रमुख स्थल, ठीक है। तो हम अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि 1892 ईस्वी में एम फासेट नामक ने बेलारी नामक स्थान पर दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक काल के शिलाखंड चित्रों की खोज की थी। ये एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि क्वेश्चन बन सकता है ये कि किस सन में 1892 में एम फासेट ने कहाँ पर अपना जो है शिलाखंडों के चित्र खोजे थे। तो क्या था, दक्षिण भारत में। इन्होंने कहाँ खोजे थे, दक्षिण भारत में, जो है दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक काल के शिलाखंडों को चित्र बेलारी नामक स्थान पर खोजा था। स्थान का नाम क्या था, बेलारी, ठीक है। एम फासेट ने बेलारी नामक स्थान पर दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक काल के शिलाखंड चित्रों की खोज की, ठीक है। अब दे दिया हुआ है कि उत्तर पाषाण काल के मानव ने चित्रकला की शुरुआत, उत्तर पाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने क्या किया था, चित्रकाल के मानव ने शुरुआत की, जिसका धरातल कैसा था, शिलाखंड, विषय आखेट रहा था। जिसका धरातल जो था शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े थे, यानी कि जिसका धरातल क्या था, शिला यानी पत्थर के टुकड़े, और विषय क्या था, आखेट यानी शिकार इनका विषय था कि शिकार का हमें चित्रण करना है। उत्तर पाषाण काल में मानव की चित्रकला जो थी कैसी थी, मानव की चित्रकला की शुरुआत का धरातल जो था शिलाखंड था और विषय जो था आखेट का था, विषय था इसका आखेट का रहा, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट भी हो गया हमारा
अब आता है थर्ड पॉइंट। तो इसमें क्या था, प्रागैतिहासिक चित्रों में गुरु है, यानी गुरु या हिरोजी, इसे गुरु या हिरोजी रंग कहते हैं। हिरोजी रंग होता था कि प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू जिसे बोलते हैं, जिसे गेरू बोला जाता है एक तरह से, ये गेरू ही है। गेरू या हिरोजी रंग का ही प्रयोग किया जाता था। चित्रों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में जो क्या था, रंग मिलाकर सपाट तरीके से प्रयोग किया जाता था। चित्रों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चमड़ी होती थी, जो जानवरों की चमड़ी में जो है गेरू लगाकर उससे सपाट तरीके से उस पर कलाकृति बनाई जाती थी और उसको तैयार किया जाता था। क्योंकि उस समय कागज़ का निर्माण इतना डेवलप नहीं हो पाया था, तो उसने क्या था, जानवरों की चर्बी को ही अपना चित्रकारी का साधन बना लिया था। पत्थरों से डेवलप करते करते उसने जानवरों की चर्बी का शुरू किया और इसमें गेरू का प्रयोग किया। ठीक है, तो चित्रों को स्थायी बनाने के लिए। ठीक, इसके बाद इसमें दिया है प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था। प्राकृतिक रंग में क्या क्या थे, तो गेरू हो गई तुम्हारी, और क्या है, सफ़ेद रंग जो था, वही सफ़ेद खड़िया टाइप में जो चूना ऐसा होता है उसका प्रयोग था। क्योंकि उसे ज्ञान तो अभी डेवलप हुआ नहीं था अच्छे से, तो जो उसे मिला तो वो प्रयोग करने लगा। मानव पर्वतों, गुफाओं, कंदराओं, कंदमूल फल यानी निवास के बाद जो है जंगली जानवरों की रक्षा के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग, और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जो था गुफाओं और दीवारों की फर्श पर आखेट के चित्र बनाए जाते थे। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वो क्या करता था, पुराने समय में वो क्या करता था कि जानवरों का शिकार करता था, तो उसे क्या ज्ञान था, इसी का ज्ञान था, तो वो जो जिस चीज़ का उसे ज्ञान था वो उसी का ही चित्र बनाता था। उसे उस समय इतना ज्ञान नहीं था। पशुपालन का ज्ञान हुआ तो उसने पशुपालन का जो है चित्र बनाना शुरू कर दिया, पशुओं को बांध कर उसे दिखाना शुरू कर दिया। तो पहले क्या था, सबसे पहले उसने जो है इसमें जो है आखेट यानी शिकार करते हुए, भरछा लेके शिकार करते हुए, मारते हुए जानवर को उसने बनाना शुरू किया। पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं के बीच में निवास करके वो जो है जंगली जानवरों की रक्षा के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करने लगा। और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उसने जो है गुफाओं की दीवारें थी जहाँ पर वो रहता था, गुफाओं में, यानी बड़े बड़े जानवरों को मार देता था और उन्हीं जानवरों की गुफाओं में रहता था, और उसी पे ही उन्हीं गुफाओं के अंदर की भित्ति यानी अंदर की दीवारों पे जो है भित्ति उन्हें बोलते हैं, भित्ति दीवारें, उनकी अंदर की दीवारों को ही जो है तराश कर और जो है अपनी चित्रकारी जो दिन भर में करता था वो जो है उसको उकेर देता था। तो वो हमारी जो है जब रिसर्च की गई, कई लोगों ने रिसर्च करी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, कई जो है शिलाखंड के जो है इसमें रिसर्च करने वाले विद्वान थे, उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि प्रागैतिहासिक काल में जो उन्हें प्रमाण पर मिले वो सभी इसमें इन्होंने दिए। तो उसमें सबसे पहले जो था 1892 ईस्वी में अनफासेट ने बेल्लारी नामक स्थान में दक्षिण भारत के शिलाखंडों के चित्र को खोजा था। ठीक है, उत्तर पाषाण काल में मानव चित्रों को शुरुआत का धरातल उन्होंने बताया किस तरह का था, यहाँ पे औजार कैसे थे, मनोभावों को व्यक्त करता था, गुफाओं में बनाता था, उन्होंने ये चीज़ को बताया। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में हुई थी। सबसे पहले इसकी खोज कब हुई थी, 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। 1892 में 1880 में पहले उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ा ज़िले में हुई थी। 1892 में एम फासेट ने बेल्लारी नामक में दक्षिण भारत के ऐतिहासिक काल के शिलाखंडों की खोज की। ठीक, फिर उसके बाद भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित, भारत का जो मध्य प्रदेश था एमपी, उसके रायसेन ज़िले में स्थित क्या था, भीमबेटका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भीमबेटका की गुफाएं जो थी। प्रमुख स्थल मिर्ज़ापुर, मणिकपुर, पंचमढ़ी, सिंगनपुर, भीमबेटका, होशंगाबाद, बिलास रंगम, बेल्लारी, ठीक है, वायनाड के, एडकल, बांदा, चक्रधरपुर प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसमें ये सब प्रसिद्ध हुए। तो ये चीज जो पहले तो उसने क्या करी, पहले इसमें 1880 में खोजा, फिर 1892 में जो है इन्होंने क्या किया था, एम फासेट ने बेल्लारी नामक स्थान पे दक्षिण भारत में शिलाखंडों को जो किया है उनको वो किया। तो अगर ऐसे आता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो सर्वप्रथम
मिर्ज़ापुर ज़िले के 1880 में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। तो उसमें कौन कौन सी गुफाएं थी? भीमबेटका की गुफाएं प्रमुख स्थल थी, मिर्ज़ापुर, मणिपुर, पंचमढ़ी, सिंगलपुर, और ये प्रमुख चक्रधर प्रमुख स्थल थे यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर ये चित्रकारी मिली। फिर 1892 में जो है एम फासेट ने बेल्लारी नामक स्थान पर दक्षिण भारत प्रागैतिहासिक शिलाखंडों की खोज की। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रही हूँ, ये इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, इसमें पूछेगा कुछ ना कुछ। 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। अब शुरू होता हमारा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में क्या हुआ था? अब इसमें बताया कि मिर्ज़ापुर में क्या था, क्या क्या खोजा इन्होंने, किस चीज़ की खोज करी थी इन्होंने, क्या क्या डेवलप किया या क्या क्या खोज लिया था। तो 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कार्लाइन तथा काकबर्न नामक विद्वान ने की थी। अब इसमें क्या था? 1880 ईस्वी, देखिए इसमें दिया हुआ है कि 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कार्लाइन तथा काकबर्न ने की थी। एक थे हमारे सर्वप्रथम कार्लाइन और दूसरे थे काकबर्न। कौन थे? कार्लाइन और काकबर्न नामक विद्वानों ने उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों में, काई की पहाड़ियाँ थे, कैमूर की पहाड़ियों में घोड़मकर, ठीक है, घोड़मकर नामक स्थान पर, ये स्थान का नाम था घोड़मकर, स्थान पर जो था की थी इन्होंने। अब देखिए इन्होंने जो है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कार्लाइन और काकबर्न नामक विद्वानों ने उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर स्थित कैमूर की पहाड़ियों में घोड़मकर नामक स्थान पर की थी। ठीक है, अब हरनी हरन नामक एक चित्र था, हरनी हरन नामक जो स्थान था, वहाँ पर एक चित्र था स्थान पर, जहाँ पर जो है सुअर का आखेट करते हुए चित्र जो है वहाँ पर बना हुआ है। हरनी हरन नामक स्थान पर सुअर का एक आखेट करते हुए, शिकार करते हुए एक चित्र बना हुआ है, वो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मिर्ज़ापुर के कहाँ पर, कौन से ज़िले में? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर स्थित कैमूर की पहाड़ियों में है, हरनी हरन नामक एक स्थान है। कौन सा है? हरनी हरन, ये है हरनी हरन स्थान पर सुअर का आखेट प्रसिद्ध है। ठीक है, अपने लेख में इन्होंने भंडरिया, लोहरी, लुखनिया, यहाँ पर अपने लेख में इन्होंने भंडरिया, लोहरी, लुखनिया नामक स्थानों का भी उल्लेख, इन्होंने वर्णन किया है इसमें। ठीक है, बाद में जब इसका डेवलपमेंट हो गया, इन्होंने कर लिया, इसके बाद में डॉक्टर राधाकांत वर्मा ने अपने शोध द्वारा इन चित्रों का क्या किया था? संचित वर्णन प्रस्तुत किया था। पहले इन्होंने खोज कर ली जब 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कर ली थी इन्होंने, कार्लाइन और काकबर्न नामक विद्वानों ने। तो इन्होंने क्या किया था? हरनी हरन नामक स्थान पर इन्होंने जंगली सुअर का चित्र जो है शिकार करते हुए जो है इन्होंने एक चित्र जो है खोजा था इन्होंने, कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वो था कि उसको जंगली सुअर को कैसे भेद के मार रहे हैं। तो वो चित्र बहुत फेमस था, हरनी हरन नामक स्थान पर जो था। घोड़मकर नामक एक पहाड़ी थी, वहाँ पर पहाड़ियों में घोड़मकर नामक स्थान पे जो है हरनी हरन नामक जो है एक ऐसे ही अंदर कोई स्थान होगा, वहाँ पर सुअर का आखेट किया गया। फिर इसके बाद जो है कई रिसर्च शोध वहाँ पर गए, तो जहाँ पर जाने के बाद जो है बाद में क्या था, डॉक्टर राधाकांत वर्मा ने अपने शोधों और रिसर्च के माध्यम से जो है ये भी एक बहुत बड़े जो है चित्रकार थे। तो इन्होंने क्या किया था, खोजा कि भंडरिया, लोहरी एवं लुखनिया नामक स्थानों का उल्लेख किया इन्होंने। ठीक है, फिर इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है कि
हरनी हरण नामक गुफा में क्या था, और एक चित्र मिला है वहाँ पर, हरनी हरण नामक गुफा जो थी, तो वहाँ पर क्या था, गैंडों का जो है चित्र था, गैंडे का शिकार का चित्र है वहाँ पर, ठीक है। फिर 1883 ईस्वी में कार्लाइन ने जर्नल ऑफ एशियाटिक बंगाल को इसका प्रमाण दिया था। यहाँ पर कौन कौन से थे, एक तो जंगली सुअर का, एक गैंडे का चित्र इन्होंने दिया, और यहाँ पर हरनी हरण नामक स्थान पर जो है इनका वर्णन था। फिर इसके बाद मिर्ज़ापुर के ही लुखनिया नामक स्थान था, एक स्थान है लुखनिया स्थान पे जो था इनको क्या मिला, मिर्ज़ापुर के ही ज़िले में इनको क्या मिला था, हाथी का शिकार करते हुए चित्र दिखाई दिया इनको, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था जंगली सुअर, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जंगली सुअर का और आखेट करते हुए, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसमें हरनी हरण नामक ये स्थान का नाम पूछा जाता है कि स्थान का नाम क्या है, ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के ज़िले के हरनी हरण नामक स्थान, और घूमकर नामक स्थान है, ये भी पूछा जा सकता है। और इन्होंने शिकार नामक स्थान है, और इन्होंने क्या किया था, 1883 ईस्वी में कार्लाइन ने जर्नल ऑफ एशियाटिक बंगाल को ये रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर ये सारे चित्र मौजूद हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स गए और वहाँ पर उन्होंने देखा और खोजा कि कैसे कैसे चित्र, कैसी चित्रकारी है, कैसे रंगों को प्रयोग किया गया है, कैसे बने हुए चित्र, उसको पूरा ब्यौरा दिया वहाँ पे। फिर इसके बाद आया सिंगनपुर। अब सिंगनपुर में क्या था, सिंगलपुर मध्य प्रदेश के, ये एमपी के मध्य प्रदेश के सिंगलपुर नामक स्थान पर क्या था, सुंदर चित्र खोजे, ठीक है। इन्होंने सुंदर चित्र खोजे 1910 में, किसने खोजे थे, डब्ल्यू एडरसन ने सिंगलपुर के मध्य प्रदेश नामक स्थान में एक सुंदर चित्र खोजे। इस स्थान पर लगभग 50 शिलाश्रयों और गुफाओं का 50 शिलाश्रय हैं, यानी पत्थरों की जो शिलाएँ हैं वो हैं, और गुफाएं हैं, यहाँ पर 50 गुफाएं हैं यहाँ पर मिली हैं। और यहाँ की गुफाओं की दीवारें जो हैं जंगली साँड़ के चित्र इसमें मिलते हैं। और क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर जंगली भैंसे का चित्र जो है, उसको जो है जंगली सांड का शिकार करते हुए और जंगली भैंसे को बर्छी से मारते हुए आखेट का मार्मिक चित्र है। मतलब भैंसे को इस तरह से मार रहे हैं उसको, तो उसका जो है मार्मिक बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण है कि वो जानवर जो है बेचारा घायल सा है, खून निकल रहा है, उसके चारों तरफ से शिकारियों ने घेर रखा है उसको। इसमें चित्र एक बना हुआ है, भैंसों को तीरों से उसको जो है उसको चारों तरफ से तीर उसके लगे हुए हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर मारा जा रहा है। तो वो बड़ी मुसीबत से जो है उसका चित्र उसका दिखाया गया है कि किस तरह से उसका शिकार कर रहे हैं। तो ये सब मर्मस्पर्शी चित्रण जो है, मार्मिक चित्रण उसको दिखाया गया और वो बहुत ही तीरों से घायल हुआ दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग 50 शिलाएँ यानी कि शिलाएँ हैं यहाँ पर 50 शिलाएँ और कम लगभग इसमें काफ़ी हद तक गुफाएं मिली हैं, काफ़ी गुफाएं हैं उसमें। तो इसमें इसी में मिलेंगी आपको अजंता एलोरा की गुफाएं और दुनिया भर की शैलियाँ हैं इसी में तरह तरह की। तो आगे के चैप्टर में है, फिलहाल ये चैप्टर इतना है, 2-3 पॉइंट और बचे हैं नीचे। इसमें लुखनिया के बाद सिंगलपुर के बाद है पंचमढ़ी के बाद और भी हैं 2-3 पॉइंट है, वो कल ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद कल के इसके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी की क्लासें पढ़ना चाहते हैं वो मेरी क्लास को ज्वाइन कर लें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और चित्रकला टीजीटी पीजीटी की क्लासें प्रॉपर नोट्स सहित इसमें आप लोगों को अवेलेबल है। और अदर सब्जेक्ट की जो हैं पीडी और नोट्स आप लोगों को बाद में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो
क्वेश्चन वाइज इनके क्वेश्चन भी हैं, पूरे क्वेश्चन। कल इसके क्वेश्चन आंसर होंगे और ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्वेश्चन मैंने दे रखे हुए हैं उसमें, तो आप लोग जो हैं क्वेश्चन के आंसर, ऑप्शनल आंसर उसको देने का प्रयास करें। मैं उनको जो है यूट्यूब में डालूँगी और डालने के बाद उसमें ऑप्शनल में आप लोग पहले इसको पढ़िए, इसके बाद उसके आंसर दीजिए। देखते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी होगी। इसमें चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन मैं डालूँगी और डालने के बाद आप लोगों को उसके आंसर देने हैं कि इसमें किसका कौन सा क्या आंसर है। पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर 2-3 मैंने दिए हुए हैं, बट उसमें अभी किसी ने कमेंट नहीं किया है, उसके आंसर अभी किसी ने दिए नहीं हैं। और इसके चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर जो है मैं उसमें अपने उस जो दिया हुआ है उसमें इंडक्शन में मैं उसमें डालूँगी, उसके आंसर आप लोगों को देने हैं। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप लोगों की तैयारी किस हद तक है और आप लोग कितना अच्छे से तैयार कर रहे हैं और हमारी क्लासों को कितने अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं ये क्लास अभी ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।